अच्छा, जिस वक्त तक ये बाकी वो दो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमने बात कर ली थी। एक हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इनको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और इनको हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो कहते होते हैं। अब एक आपको मैंने एग्जांपल दी थी वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें बाइंडिंग होगा और सिर्फ आपके और फतेह मुनीब साहब की आपस की डीलिंग जो है वो चल रही होगी। दूसरा हमने बात की थी कि अगर आप इसी तरह का एक बना बनाया कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो ट्रेड हो रहा हो, तो वो आपने परचेज कर लिया हो और वहां पे फिर ये है कि हमारी जरा थोड़ी सी डिसरप्शन हो गई थी, ऐसे उसको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। होता ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे बिक रहा होता है, तो जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी और फतेह मुनीब साहब की म्यूचुअल नहीं होंगी, बल्कि ये जो आपकी और स्टॉक एक्सचेंज की प्री डिटरमिन्ड कंडीशंस होंगी जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें भी दोनों पार्टीज को अपनी अपनी साइड जो होती है वो ऑनर करनी पड़ती है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसका जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में वो करते क्या है कि जो राइटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है, जो ऑफर लगा रहा होता है कि आप ये चीज परचेज कर लें, जैसे आपने ऑफर लगाई थी चौधरी फतेह मुनीब साहब को कि आप ये चीज मुझसे परचेज कर लीजिएगा, तो आपके पास बैकआउट करने की ऑप्शन नहीं होगी, बल्कि फतेह मुनीब साहब अगर वो बैकआउट करना चाहें अपने हमारे इस अरेंजमेंट से और इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो सिर्फ वो बैकआउट कर सकते हैं। तो ऐसा हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्सेप्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पास ये ऑप्शन होती है कि वो बैकआउट कर सकता है, कि अगर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन 2 या 3 महीने के बाद, जब वो डेट आनी थी जब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होना था, अगर उस डेट पे प्राइस उनको पसंद नहीं आती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स होने दें, कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दें, तो वो कर सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें फिर आगे मजीद बहुत फर्दर डिटेल है कि ये क्या क्या कुछ हो सकते हैं, और सर इसमें यानी अगर अगर प्राइस बढ़ जाए 2 महीने बाद, तो फिर उसको हमजा के पास कोई नहीं चांस कि वो बदल नहीं, सकता कॉन्ट्रैक्ट? जो जो ऑफर लगा रहा है ना कि मैं बेचूंगा या ये चीज मैं खरीदूंगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिसने एक्सेप्ट कर दी ना कि हाँ ठीक है, आप ऑफर लगा रहे हैं कि ये चीज मैं इस तरह कर लूंगा, तो हाँ ठीक है मैं डिलीवर कर दूंगा, या हाँ ठीक है मैं आपसे ये बाय कर लूंगा, तो जो एक्सेप्ट कर रहा होगा उसके पास ऑप्शन होती है। मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के पास ये ऑप्शन नहीं होती। सही है। लेकिन ये बड़ी जरा, अब यानी मैं जित हद तक मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया है। ये चीजें आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, जो कि फाइनेंस में ज़रा थोड़ी सी आप फाइनेंस पढ़ लें पहले, और फिर फाइनेंस पढ़ने के बाद फिर जब आप आगे मूव करना शुरू करते हैं, तो ये एडवांस सब्जेक्ट्स में से एक चीज़ है ये जो आपको बताइए। इसके अलावा और भी बहुत से हैं। ये बेसिक बेसिक वो हैं जो कि आपके उसमें यूज़ होते हैं, हेजिंग हेजिंग में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल जो है वो हमने डिस्कस करनी थी। होपफुली हमजा बाबर साहब को ये बात जो है वो समझ में आ गई। यस सर। आ गई है जी, चलिए। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है, इसमें फिर हमजा और भी फिर वो हैं, करेंसी भी है, लेकिन वो करेंसी साइड फिर जो होती है वो आप पढ़ते हैं जब आप इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ रहे होंगे। आई डोंट नो कि आपके उसमें इंटरनेशनल फाइनेंस है कि नहीं है। तो
क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाता भी हूँ, तो कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर बहुत है। ऑप्शंस में भी फिर आगे फर्दर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लेकिन फ़िलहाल के लिए ये दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। A financial liability is any liability that is a contractual obligation to deliver cash or another financial asset or another to another entity or to exchange financial instruments with another entity। अभी बिल्कुल वही ऊपर वाली जो हमने चीज़ें डिस्कस की, ये बिल्कुल उसका मिरर इमेज है। ऊपर हमने जो बात की थी कि रिसीव, ऊपर बात हो रही थी रिसीव करेंगे कैश को, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी। और इसी तरह जो है वो एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। उधार लिया हुआ आपने, जिससे उधार ले रहे हैं उसने ये यानी उसकी कंडीशन है कि ये जो डेट है ये सेटल किया जाएगा बाय पेइंग इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो उसकी यहाँ पे जो है वो बात हो रही है। दैट विल और मे बी सेटल्ड इन एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। या तो वो ये है कि यानी वो अपने शेयर्स इशू कर दे। जी वासिक, अब तो मेरा ख्याल है आप अपने आप को वो कर सकते हैं अनम्यूट। वासिक नहीं सर, वो आप बोल रहे थे तो मैंने कहा बीच में डिस्टर्ब अच्छा ना करें। सर वो जी इश्यू ये आ रहा है कि डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है और सर हर थोड़ी देर में आवाज आपकी ऐसे आती है जैसे स्लो मोशन में कुछ चल रहा है सर, तो समझ नहीं आ रही बिल्कुल। यार, वो असल में लाइट चली गई थी बीच में, इसी वजह से मेरी कॉल भी ड्रॉप हो गई थी और पता नहीं यूपीएस भी समहाउ, तो मेरा मॉडेम तो बंद ही हो गया था। तो अब फिर मैं शिफ्ट हुआ हूँ दूसरी जगह पे, तो थोड़ा सा इशू है अभी। होपफुली ये इसको हम कर लेते हैं रिजॉल्व, होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा। अभी 1 मिनट है। अच्छा, डिस्टॉर्शन वगैरह या वो कुछ कम हुई है या आवाज क्लियर आ रही है मेरी? सर अब वैसे ही है, वैसे ही है। सर आवाज तो आ रही है, समझ आ हाँ, जाती है सर, इन सब बीच में डिस्टॉर्शन हो रही है। अच्छा सर वो असाइनमेंट का सर एक क्वेश्चन था जी जी। सर, उसको जो एंड वाला सर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 सर, उसमें कैश जनरेटिंग यूनिट्स का लिखना है कि हमने सर मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट के साथ उसको कंपेयर करना है IAS 36। सर उसको समरी की समझ नहीं आ रही कि उसकी समरी में लिखना क्या है। समरी जो कुछ भी आप उसमें IAS 36 में समझ आई है ना, कि मसलन रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, और आसान जी अल्फाज में, सर, अपने अल्फाज में, आसान अपने अल्फाज में रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज़ है, कैरिंग अमाउंट क्या जी सर, चीज़ है। आप कैसे चूज करते हैं कि एक चीज़ तो जो लाजमी सब ने अपने अपने अल्फाज में डेफिनेटली, और हर किसी के अल्फाज अपने ही होते हैं, तो दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो पता लग जाएगा कि उसने खुद लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो एक तो जी ये सर, कि मेन अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट की कि इम्पेयरमेंट होती क्या है। इम्पेयरमेंट के लिए ऑब्वियसली एक चीज जरूरी है कि कैरिंग अमाउंट आपको पता हो। तो कैरिंग अमाउंट यस सर, कैसे आती है? नंबर 2, यस फिर रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ द टू है। अब वो आसान अल्फाज में खुद समझाना कि भाई ये वैल्यू इन यूज क्या चीज है, जो जी फेयर सर, मार्केट वैल्यू थी ये किसको कहते होते हैं। फिर ये क्राइटेरिया समझाना कि इन दोनों में से अगर वो चीज हायर नहीं रहेगी, जो वैल्यू जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है, तो तब इम्पेयरमेंट हो। ये ओके बात सर, समझाने के बाद अब ये तो सिंगल एसेट की इम्पेयरमेंट हो गई, जो कि आपने बता दिया कि वो चीज इस तरह जो जी है सर, वो। उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली जो कैश जनरेटिंग यूनिट है क्या चीज, वो जो मैंने कहा ना जी मेन सर, एम्फेसिस पर उसके, तो कैश जनरेटिंग यूनिट क्या चीज है, और कैश जी सर, जनरेटिंग यूनिट अगर इम्पेयर हो जाए, तो वो जो ऑर्डर हमने एक पढ़ा हुआ था, वो ऑर्डर आपने जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा कि पहले किस चीज पे अप्लाई होगा और फिर किस पे और फिर किस पे। ठीक है? सर वो जो प्रोडक्ट हमने वो एक उसके बिल्कुल अंदर था। बिल्कुल 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 वही ओके चीज। सर, तो लेकिन वो सर वो जरा कल मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, बस आसान, मैक्सिमम बस एक पेज तक चला जाए तो बहुत है। सर कल मैं एक वो वीडियो देख रहा था सर, उसके अंदर वो बता रहे थे कैश जनरेटिंग यूनिट्स का।
तो सर उसके अंदर एक लाइसेंस दिया हुआ था और एक आपको प्लेन का बताया हुआ था कि इस प्लेन के बगैर आप इस लाइसेंस के बगैर आप ये प्लेन मतलब नहीं लेकर वो कर सकते, आप कैश जनरेट नहीं कर सकते। तो मतलब इन दोनों का आपस में होना जरूरी है, उन दोनों का मतलब ऐड होना। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट है सर कैश जनरेटिंग का? देखिए अब जैसे वो है ना, अब जैसे अगर आप उसी एरोप्लेन की ही एग्जांपल ले लें जो जो आपने दी है। जी सर। अब लैंडिंग राइट आपने परचेज किया हुआ है, लाइसेंस वो जो था ना वो लैंडिंग राइट है। आपका एरोप्लेन जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड कर सकता है। जी सर। आपका जो यहाँ से वो पैसेंजर्स लेके जाएगा, इसका आपको लाइसेंस मिला हुआ है, या वो यहाँ से गुड्स लेके जाएगा, इसका आपको लाइसेंस मिला हुआ है। लाइसेंस मिला हुआ किस चीज का है? अब ऑब्वियसली खाली प्लेन वहां पे अगर आ भी जाए और जी सर। आपको लैंड भी करने दे दिया जाए, लेकिन लाइसेंस में ये क्लैरिटी नहीं है कि आप खुद उसमें सफर करके जाएंगे। अगर आपने खुद अपने आने जाने के सफर के लिए वो रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ कैश जनरेटिंग यूनिट इन इटसेल्फ, वो एक अपना एक अलग एक एसेट है। लेकिन जी अगर सर। वो एक आपका फ्लीट है या कुछ आप जैसे ये डीएचएल है या ये जो बाकी वो हैं कि जो फेडेक्स वगैरह जो जो अपने बेसिकली गुड्स यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जाते हैं, और उन गुड्स की प्राइस जो है वो ऑब्वियसली कुछ होती है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसलिए वो जी कह सर। रहा है कि इन दोनों को ऐड करना और इन दोनों को मिला के और फिर इसको कंसिडर करना ज्यादा जरूरी है। एरोप्लेन इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, और खाली लाइसेंस होना भी इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। दोनों को आप साथ मिलाएंगे तो फिर रेवेन्यू जनरेशन की तरफ या कैश जनरेशन की तरफ आप जा सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। जी सर। अच्छा, पक्की बात है? जी सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, सर थैंक यू। जी जी। सर वो जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 दिया था असाइनमेंट में, हाँ हाँ सर उसके अंदर ये उन्होंने लिखा हुआ है कि एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट है वैल्यू इन यूजेबल के जो हाँ। वो 150, और उसके बाद सर उन्होंने बोला हुआ कि उसकी डिस्पोजल वैल्यू जो है वो 20,000 है। अच्छा तो सर ये जो डिस्पोजल वैल्यू इन्होंने यहाँ बताई हुई है, ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू है? अच्छा, फिर अब आप अगर क्वेश्चंस कर ही रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं भी वो सर ओपन कर लें। हाँ ओपन कर लूँ कि मुझे पता तो हो कि जी सर। अच्छा जी, FR1 कहाँ पे है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये? अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाँ हाँ, तो उसमें ये जो सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने लिखा हुआ है कि बेस्ड बेस्ड ऑन ऑन, इट्स रिड्यूस कैपेसिटी। यस सर, सर उन्होंने बोला हुआ है कि ये 20,000 उसकी करंट डिस्पोजल वैल्यू है। हाँ हाँ, तो सर ये डिस्पोजल वैल्यू उसकी क्या कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है नहीं या नहीं 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 नहीं, रेजिडुअल वैल्यू है? ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। वो तो सर देखिए ना वो आगे। उन्होंने आगे ये भी बताया हुआ है कि विच विल बी नील इन 2 years। तो सर 2 साल में वो अगर खत्म हो जानी है तो फिर वो रेजिडुअल वैल्यू तो ना हुई। रेजिडुअल वैल्यू तो सिर्फ होती है वो जो कि एसिड की लाइफ के एंड पे हमें बचती है। नहीं, अब आप इसको अगर उसमें देखें ना, बेस्ड ऑन इट्स रिड्यूस्ड कैपेसिटी द एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्लांट इन यूज, जी estimated सर। present value of the plant in use is 1,50,000. The plant has a यस current सर। disposal present value of the plant in use. इसका मतलब है कि आप इससे फ्यूचर की जो कैश जनरेट आप कर सकते थे यस उसको सर। अगर आप डिस्काउंट करें तो वो 1,50,000 उसकी वैल्यू बनती है। यस सर, ये बात। और जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू, करंट डिस्पोजल यस वैल्यू मींस करंट मार्केट वैल्यू मींस करंट फेयर वैल्यू इज यस 20,000। तो ठीक हो गया आप सर। इसको टेक्निकली रेजिडुअल वैल्यू नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो वो यही है ना कि अगर आप उसको बेचें तो जो आपको चीज मिल जाएगी। और सर हाँ, रेजिडुअल यस, वैल्यू उसकी फिर जीरो है, क्योंकि तो सर ये यानी कि आप कहना ही चाह रहे हैं कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है अभी वो 20,000 है वो एक्चुअली? 20,000 है। हाँ जी। जी ठीक हो गया सर।
ठीक हो। अच्छा जी, स्क्रीन हो गई अपीयर जी आपके सामने? सर अगर हमें मेंशन ना हो इसका, सर हमजा बाबर ने बोला हाँ सर ये कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, तो सर हाँ। फिर हम उसका जो पुराना होगा, जो हमारा जो पुराना वो गिवन होगा रेजिडुअल वैल्यू, ये सर हम उस पे काउंट करेंगे? देखें, या तो रेजिडुअल वैल्यू बता दी जाएगी या कह दिया जाएगा कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू निल है या इनसिग्निफिकेंट है। तो अनटिल एंड अनलेस एस्टिमेट आपका रिवाइज होता है, यूं भी हो सकता है। हमने जब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कर रहे थे तो उस वक्त हमने क्वेश्चंस देखे ऐसे कि जिसमें इनिशियली तो उनका अंदाजा यही था कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो होगी वो नहीं होगी, और बाद में वो जो अंदाजा था वो रिवाइज हुआ और पता लगा कि भाई लाइफ भी चेंज हो गई है और रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो गई है। पहले 0 थी तो अब सपोज 4000 है, या पहले 4000 थी तो अब 8000 है। तो अगर तो इस किस्म का कोई हिसाब किताब है कि जिस वक्त आप इम्पेयरमेंट चेक करना चाह रहे हैं उस वक्त इम्पेयरमेंट चेक करते वक्त आपके अंदाजे के मुताबिक रेजिडुअल वैल्यू कितनी बनती है, वो आप काउंट करेंगे फिर उसमें कैलकुलेशन में। और रेजिडुअल वैल्यू ऑब्वियसली हमने वैल्यू इन यूज में ये देखा था कि वैल्यू इन यूज में ऐड की जाती है। जी सर। ठीक है, तो उस सर मैं वक्त कह रहा हूँ जो जैसे हमारे अगर 10% इन्होंने दी हुई है कि जैसे 10% जो हमारी है रेजिडुअल वैल्यू है जो एसेट की, एसेट पे अगर 10% करें वो हमारी रेजिडुअल वैल्यू है, तो सर फिर जब इम्पेयरमेंट के वक्त जब हमने इम्पेयरमेंट कर ली और उस टाइम सर अगर हमने फ्यूचर में मतलब वो करना है ये सर वैल्यू इन यूज के लिए जो हम मतलब हमें चाहिए होती है वैल्यू, ठीक है। और और सर उसके बाद समझे कि 15 साल बाद हमारी वो डिस्पोज होना होता है, तो सर उसके बाद अगर हमें ये गिवन ना हो कि आपकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है, तो क्या सर हम लोग जो पुरानी 10% है उसी पे हम लोग वो करेंगे? हाँ हाँ, डेफिनेटली। अगर तो आपने एस्टिमेट पहले का लगाया हुआ है जी और वो सर। 10% है तो इन केस ऑफ एनी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमें नहीं पता कि यार अब जिस वक्त हम इम्पेयरमेंट चेक करना चाह रहे हैं हमारे पास कोई रिवाइज्ड एस्टिमेट नहीं है कि रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रही है, तो फिर जो जी सर। इनिशियल एस्टिमेट होगा जो कि बिल्कुल लाइफ के शुरू शुरू में लगाया गया होगा उसी को ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। जी सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। सर एक गिवन भी है उस क्वेश्चन में है हमारा जो है फर्स्ट, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, जी सर, चलें। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये टाइम भी हो गया है। क्लास आप लोगों की है अभी आगे? जी जी सर। सर क्लास है। क्लास है, चलें ठीक है। फिर अटेंडेंस जल्दी से ले लेते हैं, उसके लिए बस आपको 2 से 4 मिनट बस देने पड़ेंगे। अच्छा, इकरा तो आई थी, सुलेमान साहब भी थे, बुरैर भी थे, जीशान साहब आए थे, जीशान राणा साहब। अच्छा, शहबाज हयात साहब तो थे, उसामा बिलाल साहब भी थे, मायदा फातिमा जवेरिया का, रिमशा अख्तर थी या हैं? रिमशा अख्तर, अब तो सब अनम्यूट भी हो चुके हैं। रिमशा अख्तर हैं?
नहीं है? सर अभी तो नहीं है, शायद पहले आई थी वो, लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है। माहीन थी, जहरा? सर उसका डिस्कनेक्ट हो गया, शायद आई थी वो। अच्छा, अब्दुल्ला साहब थे, अनमोल शौकत थी, मोहम्मद तैयब साहब थे, वासिक साहब थे, नेहा थी, वर्दा आसिफ? वर्दा आसिफ हैं अभी? अच्छा, और अब्दुल कयूम साहब भी थे, हसान नासिर साहब भी थे, नूरिया मिलाद, हसनैन शाहिद, मोइन आसिफ, मैमूना जहीर, उसामा खालिद? सर ये भी था उसामा खालिद भी था? जी। अच्छा। सर मेरा या मैं अनमोल शौकत। जी जी, अनमोल शौकत तो थी बिल्कुल। वहीबा? और ये ज़ूम तो रैट क्यों नहीं क्लासेस ले रहे? ये कोई तीसरी चौथी क्लास है कि जो मिस कर रहे हैं? सर उसका इंटरनेट का इशू है जरा। अच्छा, हमजा बाबर भी थे, अशर जावेद? अशर जावेद नहीं है। अक्सा खालिद थी, फतेह मुनीब साहब थे, अब्दुल्ला, हसन खान, एहसन इफ्तिखार, मारिया शकील, सरदार उमर शफीक, सरवेश। ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। सर जी जी। सर वो रेजिडुअल वैल्यू का बता दें कि वैल्यू इन यूज में आपने वो कैसे डाली थी, क्योंकि आपने क्वेश्चन 42 करवाया था, उसमें 0 रेजिडुअल वैल्यू थी। अगर रेजिडुअल वैल्यू हो तो फिर वो वैल्यू इन यूज में ऐड होगी। सर जो प्रेजेंट वैल्यू जो निकालते थे उसमें एंड पे देखिए, जो रेजिडुअल वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी ना, वो जो जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। इनका क्वेश्चन है तो इस तरह से अच्छा, जो वो क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू आपकी वैल्यू इन यूज में ऐड होगी, लेकिन वैल्यू इन यूज जो है वो आप सर साहब को म्यूट कर दें। अच्छा, वैल्यू इन यूज जो है वो कैलकुलेट करते हुए आप, अगर तो हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें वैल्यू सेम थी तो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी लगाई थी उसके ऊपर, अगर वैल्यू सेम है तो। अगर वैल्यू सेम नहीं है, जैसे हमने एक और क्वेश्चन भी किया था और उसमें वैल्यू सेम नहीं थी, तो फिर हमने डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। तो अगर तो आप डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो फिर जो आपकी लास्ट ईयर की कैश फ्लो होगी, लास्ट ईयर की कैश फ्लो में आप इसको ऐड कर देंगे और उस ईयर का जो डिस्काउंट फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर वैल्यू सेम है और आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के थ्रू कैलकुलेट किया है, तो फिर आपको जो रेगुलर कैश फ्लोज हैं उस पर तो आप एन्युटी लगाएंगे, और जो लास्ट ईयर की ये वैल्यू होगी इसकी रेजिडुअल वैल्यू, इसको आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से। और लॉजिक उसकी बिल्कुल सेम वही है कि जब आप बॉन्ड की प्राइस कैलकुलेट करते हैं जैसे फाइनेंस में, तो बॉन्ड की प्राइस कैलकुलेट करते हुए जो इंटरेस्ट होता है वो क्योंकि अमाउंट सेम होती है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आप एनओटी का फार्मूला लगा लेते हैं, और क्योंकि वो रेगुलरली आपको मिल रही होती है, और फाइनल ईयर में जाके आपको पार वैल्यू भी मिलती है या प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले के थ्रू आप वो रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि अगर आपने ये, यार मैं तुम्हें यहाँ पे अब्दुल्ला साथ तो हो ना, ये ना हो यार, तो आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ही ना हो, अब्दुल्ला है। यस सर।
अच्छा, मैं फिर आपके लिए ये, क्योंकि इस तरह ज्यादा जो है ना बात समझ में शायद नहीं आएगी, तो हाँ, अच्छा, अब सपोज के अगर तो ये वैल्यू है 10 और 14 और 17 और 19 और 20, अब ये सारी डिफरेंट वैल्यूज हैं। बस स्क्रीन पे नहीं आ अच्छा, स्क्रीन में, अच्छा मैंने किया तो था, नहीं आई ये मेरे पास तो। अब आ रही है? नो सर। अभी भी नहीं आ रही? यस। एक मिनट, अब अपीयर हो रही है? अभी भी नहीं हो रही? नहीं हो रही सर, ये बंद करके दोबारा करनी पड़ेगी। अब आ रही है? यस सर। यस सर, अब आ अच्छा अच्छा, सपोज कि ये 5 वैल्यूज हैं, सारी डिफरेंट हैं। अब रेजिडुअल वैल्यू जब हमारे पास आएगी तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू होगी इसमें रेजिडुअल वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो अब ये पहले भी डिफरेंट थी, ये अब भी डिफरेंट हैं, तो इनको तो हमने क्या करना है कि जो डिस्काउंट फैक्टर्स होते हैं, डिस्काउंट फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 14, 17, 19 और ये 25 हो गया। ये पहले भी डिफरेंट थी, ये अब भी डिफरेंट थी। डिस्काउंट फैक्टर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आती रहेगी। मसलन 10% डिस्काउंट फैक्टर पे 0.9090, 0.8246, 0.7513 और 0.68 समथिंग कुछ वैल्यू होती है, वो मुझे याद नहीं है, और फिर ये 0.63 समथिंग कोई जो है वो वैल्यू हुआ करती है। तो सर आवाज नहीं आ रही सर है। आपने खुद को म्यूट किया हुआ है। म्यूट किया था वो, जरा असल में बेटा आया हुआ था तो इस वजह से। 10 को 0.9090 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14, 17 और इनको, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी, पीवीज आ जाएंगी हमारे पास। अब ये तो क्योंकि डिफरेंट थी तो हमने ऐड भी कर लिया और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर सपोज कि सिचुएशन कुछ इस तरह की होती कि 10, 10, 10, 10 और 10 होता, और यहां पे आपको एक वैल्यू मिल रही होती, उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी मिल रही है जैसे यहां मिल रही थी। अब यहां पे तो वैल्यूज डिफरेंट थी। इधर जब तुम ऐड करोगे और तुमने अगर इसको 15 कर दिया तो अब तो तुम इसके ऊपर एन्युटी अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब ये वैल्यूज सेम नहीं रही हैं, लास्ट ईयर में जाके वैल्यू चेंज हो गई है। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ऑप्शन यही वाली है कि ये डिस्काउंट फैक्टर्स जो हैं आप इन्हीं के थ्रू इसको सॉल्व कर लें। ऑप्शन नंबर 2, इसको तुम 10 ही रहने दो, और जो 5 तुम्हें मिली है यानी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां तुम्हारे पास पीवीज आ जाएंगे। तो एन्युटी डिस्टर्ब ना होने दो, एन्युटी को ऐसे ही छोड़ दो। पीवी सारी आपने कैलकुलेट कर ली। ये जो अलहदा से आपको 5 वैल्यू जो मिली है, जो अलहदा से आपको 5 वैल्यू मिली है, इस वैल्यू के साथ आप कर ये लें कि इसके ऊपर, क्योंकि अब ये बिल्कुल एंड वाले ईयर पे मिली है और हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मींस हमने इसको 5वें साल से पहले साल पे लेके आना है। खाली इस 5 की बात कर रहा हूं। तो अब आप क्या करें कि अब आप इसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं, जबकि इनको इस तरीके से सॉल्व ना करें, इसके ऊपर एन्युटी लगा लें। सर एक और क्वेश्चन। हाँ जी सर ये रेजिडुअल वैल्यू जो होगी हमारी, सॉरी हसन, सॉरी यार, सॉरी, अगर तुम्हें ओके ये नहीं समझ में आई कि ये मैंने क्या बात की है, बॉन्ड का चैप्टर पढ़ चुके हो फाइनेंस में? सर ये समझ आ गई है। यस सर पढ़ लिया।
तो सर बॉन्ड समझ आ गई। जी सर पढ़ चुके हैं। हाँ, बॉन्ड की प्राइस जब कैलकुलेट कर रहे होते हो तो यही काम कर रहे होते हो ना, कि जी इंटरेस्ट सर। की वैल्यू उससे एनुटी से कैलकुलेट करते हो, पार वैल्यू उससे कैलकुलेट करते हो। जी हसन। सर वो रेजिडुअल वैल्यू जो हमारी एंड में होती है, ठीक है, हाँ हाँ, तो सर उसका हम उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और फिर वैल्यू इन यूज में ऐड कर देंगे। हाँ, अब उसमें दो दो काम है। जब आप फाइनेंस पढ़ रहे होगे ना, तो फाइनेंस में क्या करोगे, तो तुम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ही कैलकुलेशन करोगे। लेकिन ओके जब सर। आप यहाँ पे कर रहे होते हो ना, इम्पेयरमेंट की डोमेन में हो, तो इम्पेयरमेंट की डोमेन में वो उसको कहते हैं कि जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू जी को सर। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के लिहाज से एडजस्ट नहीं करना, वैसे ही ऐड कर देना है। तो ओके मेरे सर। मेरा ओपिनियन ज्यादा बेहतर बात यही है कि रेजिडुअल वैल्यू भी क्योंकि मिलनी फ्यूचर में ही है, तो आप उस जी फ्यूचर सर। की वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालें और प्रेजेंट जी वैल्यू सर। ही ऐड करें। सर मैंने तो कर लिया है सर, उसको मैंने कोई मसला ऐसे ही नहीं, ऐड कर दिया। कोई मसला नहीं। ठीक है, ऑप्शन मैंने आपको बताया कि जी ऑप्शन वो सर। भी ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन जो है वो लॉजिकल ऑप्शन जो है वो वही है। मैं बहरहाल कंसिडर कर लूंगा, इशू ही कोई नहीं। और ओके सर, थैंक यू सर सर। देनी कब है असाइनमेंट? आपने कोई डेडलाइन नहीं बताई। डेडलाइन मैंने वैसे तो कहा था कि नेक्स्ट क्लास तक मुझे दे दीजिएगा, लेकिन अगर सर नहीं आप वीकेंड तक कर लेना, हमारे पे बहुत बर्डन है इस वक्त, और कर भी बहुत सारी असाइनमेंट्स है। कर लें वीकेंड तक कर लें। मुझे उस पे याद दिला दीजिएगा, या ग्रुप में आप में से कोई पोस्ट कर दे, या फिर मुझे याद दिला दें कि सर कब तक इसकी डेडलाइन है, तो मैं वहां पे पोस्ट कर दूं। ठीक है सर, बता देंगे। ओके, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। हाफिज, वेलकम।